नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लुसेंट का पेज नंबर 1517 देखेंगे। जो पेज नंबर 15 का देखना है, जिसे गुप्त साम्राज्य से शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में हुआ था, जिसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। ये कहाँ? कौशाम्बी, वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त साम्राज्य का महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त साम्राज्य का वह शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की 320 में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जिसने 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। कौन? समुद्रगुप्त, जो इसका बीना बजाते हुए दर्शाया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंग एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। कविराज के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त जो है किस देवता का उपासना करता था? समुद्रगुप्त कहा जाए विष्णु देवता का उपासक था। समुद्रगुप्त जो है विष्णु देवता का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे अनुमान उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखने का काम हरिसेन के द्वारा किया गया था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर था। शकों पे विजय के उपलक्ष्य से चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए और उसके बाद विजय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य कवि एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैन शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। अनुश्रुतियों के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय में नौ रत्न अकबर में, मुगल काल में अकबर और गुप्त काल में चंद्रगुप्त। पूरे भारत में वर्ष में कहा जाए कितने शासकों ने 9 रत्न रखा? 2, चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर। महाकवि जिससे कालिदास थे, उसके बाद धनवंतरी डॉक्टर थे, अमर सिंह हो गया, बहुत 12 महिला सब डॉक्टर थे। बर रुचि, ये सब विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने के सचिव वीरसेन शैव धर्म को मानते शिव की पूजा करते। उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण भी करवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुआ, जिसे गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा वर्तमान में बिहार में पड़ता है। उसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का रिपेयरिंग करवाया, जबकि निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किस गुप्त शासक ने? स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत से सुदर्शन झील का रिपेयरिंग करवाया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को स्वराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कहा जाए तो कौन था? अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को गुप्त काल में चाट या भाट कहा जाता था और मुख्य अधिकारी को दंडपासी कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक होता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई पेट कहलाती थी। भू राजस्व कुल उत्पाद का 1/4 भाग से 1/6 भाग कर लिया गया था। उसके बाद है कि गुप्त काल में क्षेत्र जो होता है कृषि करने योग्य भूमि थी। क्षेत्र जो है यह कृषि करने योग्य भूमि थी। वास्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि थी। सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। उसके बाद सिंचाई के लिए राहट एवं घंटी यंत्र का प्रयोग गुप्त काल में होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन जो है सर्वाधिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, जबकि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गुप्त काल में अगर कहा जाए तो कौन था? तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र अगर कहा जाए तो पाटलिपुत्रा एवं उज्जैन गुप्त काल में था। चलिए पेज नंबर अब 16 देखते हैं। पेज नंबर 16 में देखना है, गुप्त राजाओं ने भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया? तो गुप्त राजाओं के द्वारा जारी किया गया था स्वर्ण मुद्रा, जिसे दिनार कहा जाता था। जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलते थे उसे रुपया का कहा जाता था।
विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। गुप्त काल में पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के सायरन अभिलेख से प्रमाण मिलता है, जिसमें भोज राज्य की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती हो गई थी। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था, वृद्ध महिला को कोटनी कहा जाता था। यह जो है वैष्णव धर्म का मानते थे और इनका वाहन विष्णु का वाहन गरुड़ को भी प्रतीक चिन्ह माने थे। वैष्णव धर्म संबंधित महत्वपूर्ण अशुसेन देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता की निर्मित गुफा कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 शेष बचे हुए हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 से 17 गुप्तकालीन है। इस गुफा में 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्रण दर्शाया गया है और गुफा संख्या 17 में चित्रशाला दर्शाया गया। चित्रशाला बुद्ध जन्म जीवन मृत्यु ये सब चर्चा है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, जबकि गिरि त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये सब दर्शाया गया गुफा संख्या 17 में, जबकि 16 में मरणासन्न राजकुमारी को दर्शाया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म का महायान शाखा को दर्शाता है। गुप्तकालीन निर्मित अन्य गुफाएं में बहुत सारी गुफाएं हैं, जैसे गुफा बाघ की गुफा, ये सब जो गुप्तकालीन है। गुप्त काल में विष्णु सर्वदा पंचतंत्र की रचना किया गया था संस्कृत भाषा में, जो दुनिया में सर्वाधिक अनुवादित होने वाली दूसरी पुस्तक पंचतंत्र है, पहला बाइबिल है। उसके बाद है कि आर्यभट्टम सिद्धांत सूर्य सिद्धांत दिया कौन? आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। जीरो का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया। उसके बाद बरामहिर चिकित्सक थे। उसके बाद ब्रह्मगुप्त जो है महान ब्रह्मगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसके बाद है संस्कृत गुप्तकालीन ऑफिशियल भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता था। उसके बाद आगे देखना है मंदिर बनाने की कला का विकास की गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन लौकिक साहित्य के सर्जन के लिए स्मरणीय है। गुप्त काल को कहा जाता मंदिरों का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश स्थापना 255 ईस्वी में हुआ था। विंध्य शक्ति के द्वारा वाकाटक राजवंश की स्थापना किया गया था। इसमें सातवाहन अधीन विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रभवसेन इसका शासक बना था। वाकाटक वंश का अकेला ऐसा शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण कर पुराणों से पता चलता है इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया। कौन? प्रभवसेन ने कराया था। प्रभवसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। प्रधान शाखा वसीय, दोनों शाखाएं समांतर रूप से शासन करती थी। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम हुए। प्रभावती गुप्ता ये सब वगैरह शासक थे। पृथ्वीसेन द्वितीय भी प्रधान शाखाओं के थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवा दिया गया था। उसके बाद प्रभावती गुप्ता के संरक्षण का काल कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन द्वितीय के नाम पर गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। उसके बाद अगर बात करें वसीम शाखा, वाकाटक वंश की इस शाखा का लगभग स्थापना 330 में प्रभसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने किया था। उसके बाद वसीम शाखा में प्रमुख राजा हुए, जिसमें वाकाटक वंश का राज्य प्रभसेन द्वितीय ने मराठी में किया था। प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। कौन? प्रभसेन द्वितीय ने किया था। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रभसेन के द्वितीय में, कालिदास जो है किसके समय में? प्रभसेन द्वितीय के शासनकाल में रहा था, मतलब राज्यसभा में निवास किया करते थे। उसके बाद है कि वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी शिव और विष्णु के उपासक थे। पेज नंबर 17 देखना है। पुष्पभूति वंश वर्धन वंश की बात करते हैं। पुष्पभूति वंश गुप्त वंश के बाद आया पुष्पभूति वंश। गुप्तभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति थे, जिसने राजधानी थानेश्वर बनाया था। प्रभाकर वर्धन जो है पुष्पभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन था। पुष्पभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन था, जिसे स्वतंत्र राज्य का जन्म प्रथम प्रभावशाली शासक बना, जिसने परम भाटरक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती देवी से 2 पुत्र पैदा हुआ, राजवर्धन और हर्षवर्धन और उसकी बहन का नाम था राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा मौखरी राजा गर्भ वर्मा से करा दिया गया था। मालवा के शासक देवगुप्त ने गर्भ वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार जेल में डाल दिया गया था। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म को मानता था, इसने बोधि वृक्ष भी कटवा दिया था। उसके बाद राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है।
परम भट्टारक की नरेश की उपाधि धारण की। कौन? हर्षवर्धन ने भी धारण किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में पराजित करने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। पराजित कर उसने अपनी राजधानी बनाया कन्नौज को हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित के नाम से भी शाक्य मुनि भी कहा जाता है। हर्षवर्धन 641 ईस्वी अपने दूत चीन भेजा और 643 से 45 तक 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव को सूर्य की उपासना किया करते थे। हर्षवर्धन भी पहले शिव को उपासना करता था, बाद में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था। नालंदा महाविहार महाबौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र भी था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें हेनसांग जो है 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। हेनसांग चीनी यात्री 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाण भट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। बाण भट्ट के गुरु भरूच थे। प्रियदर्शनी रत्नावली नागानंदम की रचना संस्कृत नाटक था। प्रियदर्शनी रत्नावली और नागानंदम में संस्कृत नाटक है, जिसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी, जिसमें धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम में 3 नाटक लिख दिए। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था, न ही सारे देश का शासक। हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव अमात्य कहा जाता था। उसके बाद आगे देखना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन के मंत्री परिषद में भांडी जो है प्रधान सचिव होता, सिंहनाद जो है प्रधान सेनापति होता, कुंतल जो है अश्वसेना का प्रधान होता था, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। स्कंदगुप्त ग्राम शासक की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में सबसे छोटी इकाई ग्राम शासन का प्रधान ग्राम अध्यक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मी को चाट भाट कहा जाता था। दंडपाशिक तथा दंड पुलिस विभाग का अधिकारी हुआ करता था। अश्वसेन के अधिकारियों को बृहदेश्वर पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का जिक्र किया गया है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था। हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा जो है सूती वस्त्र का केंद्र था। हर्षचरित में जो है लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया। हर्षचरित में किसका प्रयोग? हर्षचरित और कादंबरी किसके द्वारा लिखा गया? बाण भट्ट के द्वारा। बाण भट्ट किसके दरबार में रहा करते? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। नागानंद प्रियदर्शी और रत्नावली किसने लिखा? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में सूती वस्त्र का केंद्र कौन था? मथुरा था। तुला यंत्र का प्रयोग करते थे सिंचाई के लिए। हर्षचरित में यह वर्णन किया गया। उसके बाद पल्लव वंश है। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे, जिसकी राजधानी कांची थी। यह वैष्णव धर्म को मानते थे। किराता जूनियम के लेखक भारवी जो है श्री विष्णु के दरबार में रहा करते थे। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतलंबी है, परंतु बाद में तमिल संत अंपायर के प्रभाव में आकर शैव सब बन गया था। महाबलीपुरम के एकादश मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करा। महाबलीपुरम के एकात्म मंदिर या महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इस रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा रथ जो है द्रौपदी रथ है। सबसे बड़ा कहेंगे तो बलराम हो जाएगा। सबसे बड़ा हो जाएगा बलराम। सबसे बड़ा रथ हो जाएगा बलराम रथ हो जाएगा। वात्वी कोंड या महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम ने शैव मतानुयायी उसके लोकादित्य, एक मल्ल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि धारण किया था। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों के शासक कौन? अरब जब भारत पर आक्रमण किया उस समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह या आगम प्रिय मतलब शास्त्रों का प्रेमी, राजा सिंह, राजाओं में सिंह, शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण किया था। उसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण, कांचीपुरम में तमिलनाडु में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। जबकि तमिलनाडु में रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद की तस्वीर दिया गया है।
दास कुमार चरितम के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार। दास कुमार चरितम किसने लिखा? दंडी के द्वारा लिखा गया। दास कुमार चरित किसके द्वारा लिखा गया? दंडी के। दास कुमार चरित जो है दंडी के द्वारा लिखा गया था, जो किसके दरबार में आकर थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद है चोल शासक है। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश का। पल्लव के बाद चोल आया। चोल वंश के समय विद्यालय थे। वास्तविक संस्थापक कहा तो पराक्तक प्रथम था। चोल की राजधानी तंजावुर थी। प्रथम वास्तविक संस्थापक पराक्तक था। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन का घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। इसी तरह अब टॉपिक खत्म होने वाला है। उसके बाद हम लगातार मॉक टेस्ट देंगे, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा। और चैनल अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करें।